सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब? मैम को मिस किया या नहीं बिल्कुल बताना है कमेंट बॉक्स में, और लेक्चर की लगानी है अटेंडेंस, क्योंकि बच्चों ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, थोड़े से प्रिंसिपल्स बचे हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो लगाओ फटाफट से लेक्चर की अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, आज के कुछ प्रिंसिपल्स। लेकिन 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 भाई, प्रतिष्ठा और परंपरा ये कहती है कि अब तक जो पढ़ चुके हो उसके बारे में थोड़ा सा तो लिखना है ना। तो बस कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाओ कि अब तक कितना पढ़ चुके हो फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर आगे के आज जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं वो समझिएगा। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रिंसिपल नंबर 8, और प्रिंसिपल का नाम है, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम नहीं पूछ रही मैं भाई, अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बताने वाली हूँ हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल के बारे में। तो बेटा 8th प्रिंसिपल था उनका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल के नाम को डिकोड करते हैं कि क्या कहते रहते हैं ये फ्योल साहब अपने प्रिंसिपल से। तो पहले प्रिंसिपल का नाम बेसिकली तुम्हें क्या बता रहा है, चलो वो समझते हैं। अरे भाई, तुमको क्या हुआ? तुम नहीं चाहते कि हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाएं? हाँ बताओ भाई, तुम्हारी अगर ऐसी इच्छा है तो छुट्टी कर दे आज इनकी। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं। तो चलो देखो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्या है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? तो उसके लिए तो मैं तुम्हें दो घरों की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, दो घरों की कहानी सुनाती हूँ तुम्हें, जिसमें एक तो घर है राजू का, एक तो घर है किसका भाई? राजू का, और एक घर है बाबूराव का। ठीक है, बाबूराव, ठीक है, बाबूराव गणपतराव आप्टे। ठीक, तो राजू के घर में क्या होता है ना, राजू के घर में ये है उसकी प्यारी प्यारी दुलारी दुलारी नोनी नोनी मम्मी। मम्मी के अलावा घर में उसके पिताजी हैं, ठीक है, यानी कि पापा हैं, उसका एक छोटू मोटू सा भाई है, ये छोटू भाई है। ठीक है, उसके बाद घर में उनकी देवरानी है, ठीक है जी, देवरानी है, और यहाँ पे घर में देवरसा भी हैं, देवरसा। ठीक है, और हमारा राजू तो भाई है ही। ठीक है, तो उसके घर में ये इतने सारे लोग रहते हैं। और बाबूराव के घर में, बाबूराव के घर में मेंबर नंबर 1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, मेंबर नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ओरे बाबा रे, बाबूराव के घर में तो भाई भीड़ लगी पड़ी है, भीड़। और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो राजू के घर में गिनती के 1 2 3 4 5 6 लोग ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर राजू के घर में पता है क्या होता है, राजू के घर में सारी चीजों को मैनेज उसकी मम्मी करती है। वो कहते हैं ना कि मम्मी के कहे बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता, मम्मी की मर्जी के बिना कुछ भी करना है। अगर राजू को मार्केट से जाकर एक रजिस्टर भी लेकर आना होता है ना, तो पैसे मम्मी से ही लेने पड़ते हैं, और मम्मी से परमिशन भी लेनी पड़ती है कि मम्मी क्या मैं एक रजिस्टर ले आऊं। और देवरानी साहिबा को किचन में क्या बनाना है, आज क्या खाया जाएगा, क्या बनेगा, क्या पकेगा, वो भी मम्मी बताती हैं, जेठानी जी जो हैं। और वहीं पर ये जो पिताजी है ना, पिताजी, ये आज ऑफिस कौन सी शर्ट पहनकर जाएंगे, ये बात भी इन्हें मम्मी से ही पूछनी पड़ती है। और तो और ये जो छोटू भाई है ना, छोटू भाई, ये कहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाएगा, ये भी मम्मी डिसाइड करेंगी। यानी कि घर के सारे डिसीजन एक ही जगह पर लिए जाने हैं, और वो ले रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मम्मी। तो मम्मी हो गई, मम्मी की चल रही है हुकूमत, मम्मी है क्वीन ऑफ द हाउस, और वो तो वैसे भी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो घर मैनेज हो रहा है ना, इसको मैनेज करने की जो सारी की सारी पावर है, इस घर को मैनेज करने की जो सारी की सारी जो सुप्रीम पावर है, यहाँ हम इनको अलग से हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल पावर है। तो सारी की सारी पावर अगर मैं बोलूं तो वो पावर कहाँ पर है? वो सारी की सारी पावर है मम्मी के पास। यानी कि कहूँ तो ये एक मिड पॉइंट हो गया है, ये एक बीच का पॉइंट हो गया, और सभी लोग इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। बट वहीं पे मैं बाबूराव की बात करूं तो यार, बाबूराव के घर में तो भीड़ लगी पड़ी है बहुत सारी।
अब इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, कैसे ध्यान रखेंगे। यहाँ तो चलो गिनती के 4-5 लोग हैं तो सबको मैनेज किया जा रहा था। मम्मी सबके ऊपर नजर रखती थी, सारी चीजों को देख लेती थी और संभाल लेती थी, क्योंकि ज्यादा काम भी नहीं हो रहा था। बट वहीं पर बाबू राव के घर की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ पर बाबू राव की मम्मी सोचें कि भाई मैं ही इन सबको कंट्रोल कर लूं, तो बड़ा मुश्किल था। तो मम्मी ने एक तरकीब निकाली। मम्मी ने कहा कि चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। हमने पूछा मम्मी क्या? देखो भाई, मैं ना खुले विचारों की हूँ, मैं किसी को बांध कर नहीं रखना चाहती, बट हाँ मैं तुम्हें अलाउड कर देती हूँ कि तुम सब ना अपना अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन इस घर के जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो मैं ही लूंगी। यानी कि घर का बजट तो मैं ही डिसाइड करूंगी, लेकिन हाँ मैं उस बजट में से तुम सबको तुम्हारा तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। फिर हर एक चीज के लिए मुझसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर तो सारे के सारे पैसे मम्मी के हाथ में ही थे, 10 रुपए भी चाहिए थे तो मम्मी से ही लेने पड़ते थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मम्मी ने कहा कि देखो भाई, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम सब में वो बांट दूंगी, और एक काम करना, तुम सब अपना अपना काम अपने अपने हिसाब से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं अपनी पावर को तुम सब में बांट देती हूँ, तुम अपने हिसाब से काम कर लो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिसीजन सिर्फ मम्मी ले रही है, यहाँ सब लोग अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं। जैसे कि जो बाबू राव है, बाबू राव के कुछ 4-5 भाई थे, उन्हें कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। पापा को कौन सी शर्ट पहन के जानी है, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। आज दुकान पे क्या सामान आएगा, क्या सामान नहीं आएगा, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। इनकी देवरानी, इन जितनी भी देवरानियां हैं, सब अपने हिसाब से खाना बना रही हैं, क्योंकि वो किचन को संभाल रही हैं। तो मतलब हर एक चीज के लिए यहाँ पर बाबू राव की मम्मी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें एक नया घर बनाना है, एक नई कार खरीदनी है, अगर ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा तो फिर हम यहाँ पर मम्मी से बात करेंगे। तो आपको पता है ये दो अलग अलग सिस्टम है। इस सिस्टम को नाम दिया गया सेंट्रलाइजेशन। इस सिस्टम को नाम क्या दिया गया? सेंट्रलाइजेशन, जहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो एक ही जगह पर हो रही है, सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट तो एक ही होता है, तो सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक ही जगह पर हो रही है, तो इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन वही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जब सब में बांट दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, यानी कि सभी के काम के हिसाब से, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, जब उन्हीं अथॉरिटीज को बांट दिया जाता है सभी लोगों के बीच में, जितने भी लोअर लेवल्स है, जब उन सब में उनको बांट दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो बाबू राव के घर का सिस्टम था डिसेंट्रलाइजेशन और राजू के घर का सिस्टम था सेंट्रलाइजेशन। पर मैंने बाबू राव के सिस्टम को ही डिसेंट्रलाइजेशन और राजू के सिस्टम को ही सेंट्रलाइजेशन क्यों कहा? तो आपने ध्यान दिया हो, यहाँ लोग कम थे, यहाँ सेंट्रलाइजेशन से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ लोग ज्यादा थे तो यहाँ डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादातर वहीं पे वर्क कर पाता है जहां पर आपका हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज कम है। बट जैसे ही आपका काम बढ़ता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो ऐसे में सेंट्रलाइजेशन से काम चलाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखो, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि उनको लगता है कि सुटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी तो एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन भी अलाउड नहीं किया जाता, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का तो मतलब है कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे देना। अगर तुम लोगों को क्लास में अकेला छोड़ दिया जाए तो भाई 5 मिनट में तुम पूरी क्लास सर पे उठा लेते हो। तो बस इसीलिए हमने तुम्हें तुम्हारे काम की अथॉरिटी दे दी है, लेकिन मेन डिसीजन सेंट्रलाइजेशन में भी हम अपने पास रख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम लोग सेंट्रलाइजेशन को भी लेकर चलते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि भाई दोनों के एडवांटेज लेनी है, हमें मेन अथॉरिटीज सेंट्रलाइज करनी है और जो रूटीन वर्क है उसको डिसेंट्रलाइज कर देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो चलो फ्योल्स आपके शब्दों में समझते हैं अब इन्हीं बातों को। तो देखो जी, द कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पावर कहाँ होल्ड हो रही है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। यानी कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का जब कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी एक जगह पर तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। Whereas it dispersal का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांट देना, among more than one person is known as decentralization। लेकिन जब वही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोगों में बांट दी जाती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो फ्योल्स आपका कहना था there is a need to balance। उनका कहना था कि देखो भाई बैलेंस होना चाहिए। किस चीज में बैलेंस होना चाहिए? There should be a balance। एक सेकेंड
So according to the Fayol, there is a need to balance the subordinates इन्वॉल्वमेंट थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन इन मैनेजर्स। उन्होंने कहा देखो हमें एक बैलेंस बनाना होगा, सबॉर्डिनेट का जो भी इन्वॉल्वमेंट रह रहा है इसके अंदर उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा विथ मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि मैनेजर्स की अथॉरिटी सेंट्रलाइज रहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो सुपीरियर्स लोग हैं वो अपनी अथॉरिटी को अपने पास होल्ड करके रखेंगे, रूटीन वर्क वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप सकते हैं। ठीक है, सो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइज्ड देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। देखो वही वाली बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन चलता है एज कंपेयर टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, केस स्टडी में पूछ लेते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल पंचायत्स इन अवर कंट्री, जो हमारे देशों में पंचायतें चलती हैं जैसे गांव वगैरह में, तो पंचायतों में क्या होता है, दे हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड द फंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। तो ऐसी देखो गवर्नमेंट जो सरकार है, देखो मोदी साहब है, मोदी साहब हर एक जगह पर तो नहीं पहुंच सकते हर एक एरिया के, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी पावर को अपने अपने हिसाब से बांट रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने भी क्या किया है, पंचायतों में भी उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी पावर को बांट दिया है कि वहां पर अपने हिसाब से देखो कि गांव वालों का भला कैसे किया जा सकता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट को इस तरीके से डिवाइड करके हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है। तो आप देखो फ्योल साहब का वो प्रिंसिपल नेशनल लेवल पर किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो बच्चों, तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं आगे स्केलर चेन की तरफ। तो बेटा स्केलर चेन हमारे यहाँ पर क्या है, स्केलर चेन का मतलब होता है कि ये है बातचीत करने का तरीका। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की एक चेन बनाई है उन्होंने कि क्या ऐसे ही कोई भी किसी से कैसे भी बात कर लेगा क्या। फ्योल साहब का कहना था कि देखो यार कोई भी किसी से कैसे भी कहीं भी बात कर लेगा, तो फिर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच का जो रिश्ता है ना वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। कुछ चेन होनी चाहिए यहाँ पर, एक बात करने का, एक कह सकते हो कि बात करने की एक चेन होनी चाहिए। अब जैसे कि तुम्हें मान लो तुम्हें क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम सबसे पहले भागते दौड़ते किसके पास जाते हो, कहते मैडम कहीं नहीं जाते हम भागते दौड़ते, हम तो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेते हैं। भाई तुम तो आत्मनिर्भर बच्चे हो ना। पर मान लो कोई बहुत बड़ी बात हो गई और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें इसको सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या सबसे पहले अपने स्कूल के डायरेक्टर के पास पहुंच जाते हो क्या, सबसे पहले स्कूल के जो चेयरमैन हैं उन्हीं के पास पहुंच जाते हो, कहते हो हाँ मैडम हमारी पहुंच इतनी है, आराम से आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं तुम्हारी पहुंच बहुत है, लेकिन एक आम आदमी समझो अपने आप को एक आम स्टूडेंट समझो कि भाई तुम्हारी कोई पहुंच भी नहीं है मान लो, तो बताओ क्या करोगे, सबसे पहले तुम जाते हो अपने क्लास टीचर के पास। आपके लिए जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है हो रहा है वो किन के साथ हो रहा है रोज में, अपनी क्लास टीचर के साथ। ठीक है, तो आप उनके पास गए। अब मैम को लगता है कि यार मामला थोड़ा सा गंभीर है, तो क्या मैम भी सीधे डायरेक्टर के पास चले जाएं? नहीं बेटा, मैम के पास भी इतनी पावर नहीं है कि मैम भी सीधे डायरेक्टर के पास चली जाएं। मैम भी जो उनके ऊपर जो उनके सुपीरियर हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इंचार्ज होते हैं, मैम वहाँ जाती हैं, फिर वो वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे, फिर वो प्रिंसिपल के पास जाएंगे। अगर मामला और भी ज़्यादा खराब है, गंभीर है, तो फिर डायरेक्टर वगैरह के पास हम लोग जा रहे हैं कि यार देखो इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो आपको पता है ये हम लोगों ने क्या फॉलो किया है, ये हम लोगों ने फॉलो किया है स्केलर चेन। तो बेटा स्केलर चेन क्या होती है, चलो पहले ये भी मैं तुम्हें समझाती हूँ एक डायग्राम से। अब डायग्राम से समझेंगे, देखो कैसे। तो बेटा ये वाली शेप अभी आपने थोड़े टाइम पहले भी देखी होगी चैप्टर नंबर 1 में, जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तो बस उसी के मैंने आउटर बाउंड्री ले ली है। तो बेटा ये हमारी एक स्केलर चेन है, और आपको पता है इस स्केलर चेन के अंदर यहाँ पर हमारे कुछ सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स है, तो उनको ज़रा हम पहले बिठा दें, फिर अपनी कहानी आगे लेकर चलेंगे। सो ABCD तो तुम भूल गए होगे, तो मैं सोचा कि तुम्हें थोड़ी सी याद करा दूं। ठीक है, तो बेटा ये है हमारी स्केलर चेन। अब आपको पता है इसमें बातचीत कैसे होती है। अब मान लो ऑर्गेनाइजेशन में B को G से बात करनी है, और ये ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, यानी कि काम की बात होती है। अब ऐसा नहीं कि B सहेली है G की तो उसको उससे बात करने की इच्छा होती, नहीं भाई, कोई ना कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ काम होगा, उसीलिए वो उससे बात करना चाहती है। तो B को G से बात करनी थी, तो क्या B डायरेक्टली G से बात कर ले? ना 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 ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फ्योल साहब ने कहा कि ऐसे बात नहीं कर सकते हो तुम जी से। तो उसने कहा बताओ कैसे बात कर सकते हैं। उसने कहा एक काम करो, B A से बात करेगा, A C को बताएगा, यानी कि B A के कान में कहे, A C के कान में कहे, C ने बात बताई E को, E ने बात बताई G को। तो ऐसे B ने G से कम्युनिकेट किया विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन। अब जवाब कैसे जाएगा? जवाब भी ऐसे ही जाएगा,
जी बताएगा ई को, ई बताएगा सी को, सी बताएगा ए को, ए बताएगा बी को। तो आप देखो ना किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा रहा है यहाँ पर। तो बेटा इसी का नाम है स्केलर चेन। अब आप कहेंगे मैम ऐसे तो बहुत टाइम लगता होगा, बिल्कुल। स्केलर चेन का ये वन ऑफ द डिमेरिट है कि यहाँ पर डिले इन कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि हमें पूरा ये पाथ फॉलो करना पड़ता है। वाइल कम्युनिकेशन हमें ये पाथ पूरा फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। पर आपको फॉलो यही करना है, आपको स्केलर चेन से ही बात करना है, बिकॉज इट इज योर चेन ऑफ कमांड। और ये चेन ऑफ कमांड बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ए सुपीरियर है, उस सुपीरियर के नीचे दो उसके सबॉर्डिनेट है, इमीडिएट सबॉर्डिनेट बी और सी। और आपको पता है बी भी सुपीरियर है पर बी सबॉर्डिनेट भी है। सबॉर्डिनेट मतलब यानी कि ये किसी के अंडर काम करता है, लेकिन ये किसी का बॉस भी है। जैसे कि अगर मैं बी की बात करूं तो बी ए का तो सबॉर्डिनेट है, लेकिन बी डी का सुपीरियर है, क्योंकि ये अथॉरिटी में उससे ऊपर आ रहा है। तो बेटा बस ये आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से इनकी पोजीशन और इनकी बातचीत जो है वो तय की जाती है। तो आप कहेंगे मैम क्या हमेशा इस तरीके से ही होता होगा? हाँ बेटा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो इसी तरीके से बातचीत होती है, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। तो मैम क्या इमरजेंसी की सिचुएशन में भी ऐसी बात करते होंगे? नहीं बेटा, इमरजेंसी की सिचुएशन में इन्होंने एक शॉर्टेस्ट रूट निकाला, यानी कि बीच का रास्ता, एक शॉर्टकट। तो बेटा इमरजेंसी, ये बात ध्यान रखना सिर्फ, लेकिन ये काम कब हो सकता है? ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी एक यहाँ पर शॉर्टेस्ट रूट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है बेटा? शॉर्टेस्ट रूट निकाला जाता है, जहां पर दो लोग जो सेम लेवल पर हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। दो लोग जो सेम लेवल पर है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कैसे मैम? मतलब कुछ ऐसे कि मान लो यहाँ पर, अब चलो किसको किससे बात करनी है, मान लो डी को आई से बात करनी है, ठीक है, डी को आई से बात करनी है। तो नॉर्मली अगर डी को आई से बात करनी होगी तो बताओ क्या रूट रहेगा? डी को आई से बात करनी है तो रूट क्या रहेगा? डी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए सी को बताएगा, सी ई को बताएगा, ई जी को बताएगा, फिर जी आई को बताएगा, तब जाकर डी और आई आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो कितना लंबा चौड़ा लेवल है। बट अगर इमरजेंसी हुई और डी को आई से तुरंत बात करनी है तो ऐसे में हम शॉर्टेस्ट रूट अपनाएंगे और उस शॉर्टेस्ट रूट से डी और ई को कनेक्ट करेंगे। उस शॉर्टेस्ट रूट से क्या करेंगे बेटा? डी और ई को कनेक्ट करेंगे और इस शॉर्टेस्ट रूट को एक नाम देंगे जो कि नाम है गैंग प्लैंक। क्या नाम है बेटा इसका? गैंग प्लैंक। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जब इस गैंग प्लैंक का इस्तेमाल हुआ तो डी ने ई से बात कर ली, डी ने ई से बात कर ली, ई ने जी को बता दिया, जी ने आई को बता दिया। हो गई बात। जहां पर पहले आपके फिल्टरिंग पॉइंट 1 2 3 4 5 थे, 5 लोगों से पहले वो बात जाकर गुजर रही थी तब आई के पास पहुंची, वहीं पे गैंग प्लैंक की मदद से सिर्फ 2 लोगों के इन्वॉल्वमेंट से ही बात हो गई, क्योंकि आपका रूट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। अब हुआ ना शॉर्टेस्ट रूट। तो लेकिन ये गैंग प्लैंक सिर्फ और सिर्फ आप इमरजेंसी के केस में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गया स्केलर चेन क्या है और कब कहाँ क्या कैसे कर सकते हो। चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर भी है और सबॉर्डिनेट भी है। अब हो क्या रहा है? द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। तो कुछ फॉर्मल लाइंस होती है अथॉरिटी की जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट तक जाती है, जिसको आप स्केलर चेन कहते हो। हाईएस्ट टू लोवेस्ट जाती हैं जिसको आप स्केलर चेन कहते हो। एंड अकॉर्डिंग टू द फ्योल, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by the managers and the subordinate। तो उन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, कम्युनिकेशन होता है जो टॉप से लेकर बॉटम तक जाती है और सभी मैनेजर्स और सभी सबॉर्डिनेट्स को इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल दिया है कि चलो मान लो देयर इज वन हेड, एक हेड है और उसकी 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसके नीचे। एक लाइन ऑफ अथॉरिटी जा रही है बी सी डी ई एफ तक, अनदर अथॉरिटी जा रही है एल एम एन ओ पी। अब ई को ओ से कनेक्ट करना है तो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे है तो उसको इस तरीके से ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब स्केलर चेन फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो, ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इनका, ये है ई को ओ से बात करनी है तो भैया ऐसे पूरा बात करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, तो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फ्योल, द चेन शुड नॉट बी वायलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ
फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मली तो आप ये काम नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो ई है वो ओ को कॉन्टेक्ट कर सकता है डायरेक्टली बाय यूजिंग द गैंग प्लैंक, ठीक है। सो इट इज अ शॉर्टेस्ट रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिले। तो ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन जो है आपका वो डिले ना हो। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी पॉसिबल दैट अ वर्कर कैन कॉन्टेक्ट सीईओ डायरेक्टली। अब स्केलर चेन में हालांकि हमने ये बात पढ़ी है गैंग प्लैंक के अंदर कि दो सेम लेवल के लोग ही बात कर पा रहे हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ऐसा भी माना जाता है कि एक वर्कर डायरेक्टली सीईओ से भी बात कर सकता है, लेकिन ये बातें सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की होती हैं। बट अगर आपसे गैंग प्लैंक की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने यही लिखना है कि दो सेम लेवल के लोग आपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बेटा बात? ओके बेटा, अब आते हैं अपने 10th प्रिंसिपल की तरफ जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बस इसी से सुना है ना तुमने ऑर्डर, या फिर ब्लिंकिट पे ऑर्डर, जोमैटो पे ऑर्डर, क्यों भाई? बट यहाँ पे फ्योल साहब का मतलब ऑर्डर से ये बिल्कुल नहीं था। सभी बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑर्डर देखते ही इंस्ट्रक्शंस को, इन सब चीज़ों को ऑर्डर मान लेते हैं, बट बेटा फ्योल का ऑर्डर से मतलब बिल्कुल अलग था। मतलब मैम क्या कहते थे फ्योल ऑर्डर से? चलो थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर एग्जाम्पल दूंगी तुमको। बेटा देखो फ्योल, तो चलो सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है कि कभी कभी जब तुम स्कूल के लिए निकल रहे होते हो घर से, तो तुम जोर से चिल्लाते हो, मम्मी मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मम्मी मेरी ये बुक नहीं मिल रही है, अरे मम्मी मेरी टाई कहाँ है, अरे मम्मी मेरे सॉक्स कहाँ है। बोलते हो ना? क्यों बोलते हो तुम ये? क्योंकि मेरे बेटा जी तुम अपनी जगह पर सब सामान को रखते ही नहीं हो। जैसे स्कूल से घर पहुंचते हो तुम्हारी सॉक्स कहीं, तुम्हारी टाई कहीं, तुम्हारे जूते कहीं, बुक्स का तुम्हें कहीं होश नहीं होता, और फिर पूरा दिन मम्मी की जान खाते हो। क्यों ऐसे ही करते हो ना? क्योंकि तुमने सामान को अपनी सही जगह पर नहीं रखा, इसीलिए इधर उधर भटक भटक कर उसको हमेशा ढूंढते रहते हो। कभी कभी कहते हो ना, जब स्कूल में मैम नोटबुक मांगती है, मैम नोटबुक मिल नहीं रही थी घर पर। क्यों नहीं मिल रही थी? कि आपने सही जगह पर नहीं रखी थी। देखा? तो यही प्रॉब्लम होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि लोग अगर चीज़ों को अपनी सही जगह पर नहीं रखे, एक फिक्स प्लेस पे ना रखे, तो चीज़ें खोई जाती हैं और समय पर मिलती नहीं है। चलो ये बात भी समझ में आ गई, मतलब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर से क्या कहना चाह रहे हैं। अब मान लो कि स्कूल में तुम्हें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई, अब तुम्हें अपने क्लास टीचर को यहाँ पर इमिडिएटली कांटेक्ट करना है, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि फ्री पीरियड में टीचर्स बैठते कहाँ हैं। कभी वो बाहर पार्क में बैठ जाते हैं, कभी कंप्यूटर लैब में बैठ जाते हैं, कभी ऊपर छत पे जाकर बैठ जाते हैं, तो कभी तो स्कूल के बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। क्या ऐसा ही होता है क्या? या ऐसा होता है कि तुम्हें पता है कि अगर टीचर का पीरियड फ्री है और कहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा तो वो स्टाफ रूम में ही मिलेंगे। स्टाफ रूम यानी कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर टीचर अपने फ्री पीरियड में बैठ सकता है, यानी कि एक जगह फिक्स हो गई ना। फ्योल साहब भी यही कहते थे। फ्योल साहब कहते थे बेटा कि आपको पता है ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हमने कहा बताओ फ्योल साहब क्या मतलब है ऑर्डर का? उन्होंने कहा ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर फिक्स्ड प्लेस, और ये फिक्स्ड प्लेस पता है किस चीज की है? फॉर मैन एंड मटेरियल्स। फॉर मैन एंड मटेरियल्स मतलब मैन से मतलब था उनका हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनका प्लेस फिक्स होना चाहिए। और वहीं पर मटेरियल से मतलब था कि जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे रॉ मटेरियल, हमारी मशीनरी, इन सब, हमारे टूल्स, हमारे इक्विपमेंट, इन सब की जो प्लेस है वो फिक्स होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग और सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हों। बस इतना ही हमारे फ्योल साहब कहते थे, और उन्होंने यही चीज़ अपने ऑर्डर प्रिंसिपल से समझाई कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों की और लोगों की जगह फिक्स होनी चाहिए। अब मान लो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के कैबिन ना हो, तो तुम तो उन्हें पूरे स्कूल में ढूंढते रहोगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा उनके कैबिन एक जगह पर फिक्स किए गए हैं कि जिसको भी उनसे मिलना हो वो वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, हमारे वर्कर्स के काम करने की सबकी प्लेस एक फिक्स होती है, और वहीं पर उनका सामान। स्कूल में जाते हो तुम्हें सारे डेस्क अपनी अपनी जगह पर मिलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि खुद ही डेस्क उठाकर लाना पड़ता है और फिर बैठते हो वहां पर, फिर उठाकर पूरे स्कूल में ढूंढते हो कि हमारा बोर्ड कहाँ है, हमारा बोर्ड कहाँ है, फिर उसको वहां जाके लगाते हो। सभी चीजें आपको अपनी अपनी जगह पर दिखती है ना, तो वहां पे भी ऑर्डर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होता है। तो ऑर्डर प्रिंसिपल दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा सोशल ऑर्डर और एक होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है जहां पर आप
ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करते हो, उनकी प्लेस को फिक्स करते हो, सभी को अपनी अपनी जगह बता दी। मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है जहां पर आप फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि सभी इक्विपमेंट, टूल्स, जैसे कि टूल रूम में टूल बॉक्स में अपने टूल को संभाल कर रखना, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल रिसोर्स का अरेंजमेंट यानी कि मटेरियल ऑर्डर। क्योंकि देखो, लोग अपनी जगह पर नहीं मिलेंगे तो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से टाइम पे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मटेरियल ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा यानी कि सभी चीजें, सामान अपनी जगह पर नहीं होंगी, तो सामान को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी। तो ऑर्डर प्रिंसिपल को मेंटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है फिक्स प्लेस होनी चाहिए। बंद तो नहीं हो गया? बस 2 मिनट और दे दो मुझे। तो चलो बेटा, अब समझते हैं कि ऑर्डर प्रिंसिपल में हमारे फ्योल साहब क्या कहना चाह रहे थे। देखो, अकॉर्डिंग टू द फ्योल, people and material must be in suitable places and appropriate time for maximum efficiency. So the principle of order states that a place for everything, everyone and everyone in its place, यानी कि सभी चीज और सभी लोग अपनी अपनी जगह पर होनी चाहिए। Because if there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrances in the activities of business, यानी कि कोई रुकावट नहीं आएगी हमारे बिजनेस के काम में, and this will lead to the increased productivity and efficiency, और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो समझ आ गए? तो आज भी हमने 3 प्रिंसिपल्स अपने कंप्लीट किए। आई होप अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगली क्लास में बाकी के 4 प्रिंसिपल कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है? तो बच्चों, इन सारे प्रिंसिपल को, 10 प्रिंसिपल टोटल पढ़ चुके हो, एक बार फिर से उनको रीड करो, फिर से देखो क्या था हर प्रिंसिपल के अंदर, क्रक्स पॉइंट निकालो, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि द पॉइंट्स फॉर द वायलेशन, कि अगर आप वायलेट करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें करो। डायग्राम है तो डायग्राम प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो यहाँ तक की तैयारी कर लो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रिंसिपल्स के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।